Hi friends, welcome in my YouTube channel that is Electrical with Engineer अवनीश वर्मा। तो आप लोगों का बेहद ही स्वागत है। तो आज हमारा सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिकल मशीन का होने वाला है, जो कि डीसी मशीन्स हैं। डीसी मशीन से रिलेटेड आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या सेशन देखेंगे अपने इस लेक्चर में, और जो बाकी बचा रहेगा उसे अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनसे आने वाली अगली वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डीसी मशीन के पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। डीसी मशीन कहते किसे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मशीन दो तरह के होते हैं, एक डीसी मशीन, एक एसी मशीन। हमारा जो डीसी मशीन होता है वह ऐसी मशीन होती है या ऐसा युक्ति होता है जो डीसी डीसी की एक ऊर्जा को डीसी के दूसरे ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि चेंज करता है। तो इसे हम डीसी मशीन कहते हैं। जैसे कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करे, या डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करे, तो इसे हम मशीन कहेंगे। मशीन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक एसी मशीन, एक डीसी मशीन। और जो हमारा एसी मशीन में होता है वो भी दो तरह का होता है, एक एसी जनरेटर, एक एसी मोटर। और इसी तरह से जो हमारा डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन भी दो तरह का है। डीसी मशीन भी दो तरह का होता है, जिसमें एक डीसी मोटर हो गया, दूसरा डीसी जनरेटर हो गया। तो इसी सेशन में हम आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि डीसी मशीन के कुछ कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके कुछ आने वाले एग्ज़ाम में आ सकने वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसका बेहद ही हमें पेपर या पॉलिटेक्निक पेपर या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पीसीएल जेई या और किसी एग्ज़ाम में बहुत बेहद ही इम्पोर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक आज हम इसी सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि डीसी मशीन के कुछ मुख्य भाग, यानी मेन पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी सेशन में आप जैसा कि फिगर देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, डीसी मशीन की कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट कुछ इस तरह हैं। जैसे कि एक हमारा जो मेन पार्ट है हम उसे बता रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें आर्मेचर कोर, जो कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और यह सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाया जाता है, इसे अभी हम ब्रीफली समझेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मेन पार्ट के। आर्मेचर कोर, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट कम्यूटेटर है, जो कि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्यूटेटर, इसे हिंदी में जो है दिक् परिवर्तक कहते हैं, या दिक् परिवर्तक कहलाता है, जो हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्योंकि हमारे घर जो है एसी सप्लाई आती है, जो मशीन में लगे कम्यूटेटर के थ्रू एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो मशीन होता है वह डीसी की तरह परफॉर्म करता है। तो इसी में आगे चलते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट हमारा शाफ्ट है।
शाफ्ट ऑफ डीसी मशीन। यह शाफ्ट जो होता है इसे योक भी कहा जाता है, योक भी कहते हैं मशीन भाषा में। तो ये योक जो होता है ये कास्ट आयरन का बना होता है या कच्चे कच्चे लोहे या ढलवे लोहे का बनाया जाता है, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट ढलवे लोहे का ही होता है, कास्ट आयरन का होता है। लेकिन ये छोटी मशीनों में है, और जो बड़ी मशीनें होती हैं उनमें कास्ट स्टील प्रयोग किया जाता है। ये हमारा एक नेक्स्ट पार्ट है, और इसी के आगे चलते हैं और अगला अपना देखते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रूस। ब्रूस जो है ये हमारे इंटरनल सप्लाई को बाहर की तरफ प्रदान करता है, और बाहर सप्लाई को अंदर की तरफ प्रदान करता है। तो ये इसका ब्रूस का काम होता है, यह सप्लाई अंदर वाले सप्लाई को बाहर भेजना, बाहर वाले सप्लाई को अंदर भेजना। तो यह ब्रूस का काम होता है। और ब्रूस बेसिकली कार्बन का बना होता है छोटे मशीनों में। यदि वहीं पर बड़ा मशीन हो या बड़ा मशीन यूज कर रहे हो तो उसमें ब्रूस हमारा कॉपर का यूज किया जाता है। और इसी सेशन में हम आगे चलते हैं, और आगे चल के हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट आई बोल्ट। वैसे ये ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है आई बोल्ट से, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। आई बोल्ट एक ऊपर ऐसा इंड हुक टाइप का निकला रहता है, जिसे पकड़ने की हेल्प में आता है, एक की नुमा होता है। इसका कोई मेन पर्पज नहीं होता है, लेकिन ये पार्ट है एक, लेकिन इम्पोर्टेंट भी नहीं है काफ़ी। आगे चलते हैं हम डीसी मशीन में। अब इन्हीं पार्ट को ब्रीफली में समझते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम अपने अंदर वाले भाग को देखते हैं। अंदर में सबसे पहले हम ले लेते हैं योग ले लेते हैं, जो कि योग हमारा एक ऐसा सिलेंड्रिकल पार्ट है या एक ऐसा बेलनाकार आकार का होता है, जो कि हमारे डीसी मशीन को एक यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करता है। या तो इसका पहला तत्व हो गया कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर स्टेबल करता है। और इसका दूसरा वर्क क्या हुआ? इसका दूसरा वर्क होता है कि जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ को मैग्नेटिक पाथ यानी कि चुंबकीय रास्ता प्रदान करता है, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर मैग्नेटिक पाथ नहीं मिल पाएगा तो उसमें डीसी मशीन पूरी तरह से वर्क ही नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह आगे देखते हैं। अब हमारा जो डीसी मशीन होता है उसका योग जो होता है वो बेसिकली कास्ट आयरन का बना होता है, ढलवा लोहा, जो कि इसे ढाल कर बनाया जाता है, ढलवा लोहा। तो जिस तरह ढलवे लोहे को ढाल कर बनाया जाता है या सांचे में तैयार करके बनाया जाता है, उसी तरह योग को भी सांचे में तैयार कर लिया जाता है, यानी कि कास्ट आयरन से कास्ट करके योग को बनाया जाता है। जो बाहरी परत होता है, जो बाहरी लेयर है, जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है, इसको क्या कहते हैं? योग हमारा हो गया। अभी हमने योग देखा। अब योग में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यही इसमें भी वही सेम चीज़ कह रहा है कि ये लो रिलक्टेंस पथ प्रदान करता है, या ऐसा रास्ता प्रदान करता है जो कि कम प्रतिष्ठम्भ का होता है, यानी कि कम रुकावट का होता है, जो ही बड़ी सुगमता से फ्लक्स का प्रवाह करा सके। यह एक इसका वर्क है।
अब इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हैं। इसी सेशन में हम अपना नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि डीसी मशीन का नेक्स्ट पार्ट होगा, पोल कोर। क्या पोल कोर? पोल कोर, यह पोल कोर जो होता है, यह जो हमारे डीसी मशीन में योग से कनेक्टेड होता है, योग से कनेक्टेड रहता है, और जिस पर पोल कोर पर ही हमारा बाइंडिंग हुआ रहता है, पोल कोर पर ही बाइंडिंग किया जाता है। और यह जो पोल कोर होता है, यह स्टील का बनाया जाता है। क्योंकि स्टील जो होता है ये कम रिलक्टेंस पथ प्रदान करता है, यानी कि कम रिलक्टेंस होता है स्टील में। स्टील का यूज करने का मेन मकसद है कि यह लो रिलक्टेंस पथ प्रदान करता है। जिस पर बाइंडिंग की जाती है उसे हम पोल कोर कहते हैं, जो कि स्टील का बनाया जाता है। और इस कोर को पटलित करके, यानी कि प्लेट नुमा या लैमिनेटेड करके बनाया जाता है। क्योंकि पटलित करने से क्या हेल्प मिलता है कि हमारा जो ईडी करंट लॉस, यानी कि भंवर धारा हानि, इसको कम करता है, भंवर धारा हानि को कम करता है। लैमिनेटेड करने का मकसद होता है कि जो उसमें ईडी करंट लॉस हो वह कम हो, इसलिए हम लैमिनेटेड या पटलित करके बनाते हैं पोल कोर को। अब इसी में हम आगे चलते हैं। जो मेन चीज़ें हैं हम वही देख रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि यूपीपीसीएल, जेई या डिप्लोमा स्टूडेंट या डिप्लोमा कोर्स कोई कर रहा हो उनके लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और डीसी मशीन तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये मशीन की ऐसे ढांचे हैं जो मशीन का मेन स्ट्रक्चर शो करता है। क्योंकि ज़्यादातर फिगर जो होती हैं सेम होती हैं, तो ये सब सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी हम लोग आर्मेचर देखेंगे। अभी तक जैसे कि हमने देखा योक देखा और पोल कोर देखा। अब योक, पोल कोर, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं हमारी स्थिर होती हैं, यानी कि स्टैटिक होती हैं, जो कि मूवेबल पार्ट नहीं होती हैं। यह स्थिर होती है, यह मूव नहीं करती है। समझ रहे हैं? यह मूव नहीं करती हैं। अब जो हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं वह मूव करती है, जो कि आर्मेचर है। जो आर्मेचर हमारा है यह मूवेबल पार्ट है, घूमने वाला भाग है। डीसी मशीन में घूमने वाला भाग है आर्मेचर। हमारा आर्मेचर जो है घूमने वाला भाग है। अभी ये आर्मेचर होता कहाँ है, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं। आर्मेचर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आर्मेचर ये है, ये हमारा आर्मेचर है। जिन पर आर्मेचर पर भी हमारा आर्मेचर बाइंडिंग जो हमारा पोल कोर पे होता है, ये तो पोल बाइंडिंग यानी कि शंट बाइंडिंग या फील्ड सीरीज बाइंडिंग होता है। लेकिन जो आर्मेचर पर होता है इसे आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग कहते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग बोलते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे, ये जहाँ हमारा आर्मेचर होता है इसी पे बाइंडिंग किया जाता है, अभी बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। जो आर्मेचर पर बाइंडिंग की जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक लैब बाइंडिंग, एक वेब बाइंडिंग। यानी कि एक लैब बाइंडिंग होती है तो दूसरी वेब बाइंडिंग। दो तरह की बाइंडिंग की जाती हैं। ये दो तरह की बाइंडिंग करने का
मकसद होता है, कुछ यूजफुल प्रॉफिट होती हैं। तो इन दोनों को जानने से पहले हम लोग इस आर्मेचर के बारे में जान लेते हैं। तो आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। किसका? सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और पेपर एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि आर्मेचर किसका बना होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन स्टील का। और कई बार तो ये भी पूछता है कि सिलिकॉन स्टील का ही सिलिकॉन का क्यों यूज करते हैं, आर्मेचर में सिलिकॉन का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं, मकसद क्या है। तो आप आंसर करेंगे इससे जो है हिस्टैरिसीस जिसे कि हिंदी में शैथिल्य हानि कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस हमारा जो मशीन में होने वाली डीसी मशीन में होने वाली हिस्टैरिसीस लॉस को कम करता है। सिलिकॉन स्टील का यूज करने से शैथिल्य यानी कि हिस्टैरिसीस लॉस कम किया जाता है, इसलिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आर्मेचर को पटलित क्यों किया जाता है, यानी कि लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, माने परत 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 का प्रयोग करके आर्मेचर क्यों बनाया जाता है। जैसा कि आपने पोल कोर में देखा था कि उसमें पटलित करके पोल तैयार किया जाता है, उसी तरह से आर्मेचर में भी सिलिकॉन स्टील को लैमिनेटेड करके यानी कि पटलित करके यानी पट्टियों यानी प्लेट के रूप में जॉइंट करके तैयार किया जाता है, जो ईडी करंट लॉस को कम करता है, ईडी करंट लॉस को कम करता है, जो कि ईडी करंट लॉस को कम करता है। ये दो क्वेश्चन हमने जो बताए हैं ये बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, या क्योंकि अधिकतर मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जो है सिलिकॉन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हिस्टैरिसीस लॉस डीसी मशीन में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना होता है, इसलिए सिलिकॉन का यूज कर लेते हैं स्टील के साथ। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो है इसे पटलित क्यों किया जाता है, यानी कि लैमिनेटेड क्यों किया जाता है। लैमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें उत्पन्न ईडी करंट लॉस माने भंवर धारा को कम किया जा सकते हैं, कम किया जा सके, इसलिए लैमिनेटेड रूप में तैयार किया जाता है आर्मेचर। अभी हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, जिसमें कि हमारा है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि आर्मेचर किस तरह से बाइंडिंग की जाती है आर्मेचर में। तो आर्मेचर में दो तरह की बाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर में दो तरह की बाइंडिंग की जाती है, जिसमें कि जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा लैप बाइंडिंग है, पहला हमारा लैप, दूसरा हमारा वेव बाइंडिंग है। अब इसका हम ये लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग करते क्यों हैं, इसका मेन मकसद क्या होता है, तो अभी हम आगे देखते हैं। लैप बाइंडिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो डीसी मशीन में इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ हो वो हाई करंट वाइंडिंग हो। लैप वाइंडिंग का मेन मकसद होता है, लैप वाइंडिंग करने का मेन मकसद होता है कि उसमें करंट हमारा हाई करंट वाइंडिंग होता है, समझ रहे हैं, हाई करंट वाइंडिंग होता है और लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, समझ रहे हैं। जो लैप वाइंडिंग हमारा होता है ये हाई करंट वाइंडिंग है, साथ ही साथ लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और इसे एक नाम और भी दे दिया जाता है कि ये पैरेलल वाइंडिंग है, पैरेलल वाइंडिंग है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि लैप वाइंडिंग हम किस लिए करते हैं, हाई करंट वाइंडिंग
या लो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए वाइंडिंग की जाती है। माने हाई करंट प्राप्त करने के लिए या लो वोल्टेज प्राप्त करने के लिए लैप वाइंडिंग का यूज करते हैं। अब इसी तरह हम वेव बाइंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वेव बाइंडिंग में जब हमें करंट लो प्राप्त करनी हो, लो करंट इंड्यूस्ड कराना हो, लो करंट प्राप्त करना हो, तो हम वेव बाइंडिंग का यूज करेंगे। और अगर हाई वोल्टेज का ज़रूरत हो तो वेव बाइंडिंग करेंगे। और इसे हम एक नाम दे देते हैं कि ये सीरीज बाइंडिंग है। जैसा कि आपने लैप बाइंडिंग में देखा ये पैरेलल बाइंडिंग है, उसी तरह वेव बाइंडिंग को सीरीज बाइंडिंग नाम दे दिया गया है। कहने का मतलब एक उसका रूप है, नाम है, लेकिन अधिकतर एग्ज़ाम में इसी नाम से पूछता है, जो कि लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग, इसी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी ध्यान दें कि जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं लैप बाइंडिंग में, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए बराबर पी, यानी कि हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ या समांतर पथों की संख्या जो होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोलों की संख्या के बराबर होती है। उसी तरह जो हमारा वेव बाइंडिंग में पोलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू 2, ऑलवेज 2 के बराबर होती है समांतर पथों की संख्या। तो ये हमने देखा कि आर्मेचर में वाइंडिंग दो तरह से की जाती है, जो कि पहला है लैप बाइंडिंग, दूसरा है वेव बाइंडिंग। और इसको करते क्यों हैं? लैप बाइंडिंग को इसलिए करते हैं कि उसमें हाई करंट और लो वोल्टेज प्राप्त हो सके, और वेव बाइंडिंग को इसलिए करते हैं कि उसमें लो करंट प्राप्त हो और हाई वोल्टेज प्राप्त हो। समझ रहे हैं? तो इसी तरह हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं। अब हमने देख लिया है, योग देखा हमने, पोल कोड देखा हमने, आर्मेचर देखा हमने। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन क्या देखते हैं हम? शाफ्ट। शाफ्ट किसे कहते हैं? शाफ्ट को हिंदी में धुर्रा कहते हैं, या क्या कहते हैं? धुर्रा। यानी कि यह आर्मेचर के सेंटर में स्थित, मैं बड़ा कर देता हूँ, आर्मेचर के सेंटर में स्थित फॉर्ज्ड स्टील की बनी हुई ठोस छड़ होती है। यह एक छड़ होती है जिसमें हम मैकेनिकल, एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी मोटी सी रॉड होती है जिसके थ्रू हम मैकेनिकल या कोई भी सॉफ्ट पट्टा या कोई भी और घूमने वाला यंत्र लगा के उसमें हम ज्वाइंट करके घुमा सकते हैं या उसका यूज कर सकते हैं घुमाने की यूज में। तो ये बना किसका होता है? फोर्ज्ड स्टील, यानी कि कुद्दित इस्पात की। और जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर आर्मेचर लगा रहता है और कम्यूटेटर भी लगा रहता है। समझ रहे हैं? जो हमारा शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर कम्यूटेटर लगा रहता है और कम्यूटेटर के ऊपर आर्मेचर लगा रहता है। ये 2-3 चीज़ें हैं। इसमें शाफ्ट में आपसे यही पूछेगा कि ये किसका बना रहता है? फोर्ज स्टील का बना रहता है। और इसे शाफ्ट लगा क्यों होता है? क्योंकि इसमें हम पुल्ली या पट्टा या कपलिंग करके इसका हम यूज ले सकें मैकेनिकल के रूप में, मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। समझ रहे हैं? तो ये हमने देखा कि शाफ्ट किसे कहते हैं। अभी आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं ब्रूस व्यवस्था, यानी कि ब्रूस क्यों लगाया जाता है और किसका बना होता है, मेन मकसद क्या होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यह इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे भी रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो हम ब्रूस के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं 2-4। हमारा जो ब्रश होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ब्रश हमारा कार्बन का बना होता है। कार्बन का बना होता है जो कि कम्यूटेटर, आपने कम्यूटेटर अभी इस भाग में देखा नहीं, लेकिन अभी आगे मिलेगा। तो कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। ब्रूस जो होता है कम्यूटेटर से कनेक्ट होता है। क्यों कनेक्ट होता है? क्योंकि जो कम्यूटेटर में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आर्मेचर के थ्रू बाहर ले जा सकें
यह आर्म कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर के थ्रू ब्रूस के थ्रू अंदर ले जा सकें। समझ रहे हैं, करंट को या तो ब्रूस के कम्यूटेटर के थ्रू ब्रूस में, ब्रूस के थ्रू बाहर, या कम्यूटेटर के थ्रू ब्रूस में, ब्रूस के थ्रू अंदर। यह इसका मेन मकसद होता है। ब्रश के थ्रू ही हम अपने सप्लाई को अंदर मशीन के अंदर भेजते हैं या तो बाहर भेजते हैं। तो ये ब्रूस बना किसका होता है? कार्बन का। बेसिकली छोटे मशीनों में कार्बन का बना होता है, लेकिन बड़े मशीनों में कॉपर का बना होता है। कॉपर का बना होता है। अभी हम इसमें कुछ आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का बना होता है। अब लेकिन अगर कार्बन ना दिया हो तो कार्बन ग्रेफाइट भी कर सकते हैं, वह कॉपर भी कर सकते हैं। यही 3 चीज़ में से आपको मेनली कार्बन पूछता है और कॉपर पूछता है। यही 2 ही चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि किसका बना होता है। तो अगर ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है और आपको कार्बन दिया हुआ तो कार्बन लगाएंगे, चारों ऑप्शन में जहाँ अगर कार्बन होगा तो कार्बन लगाएंगे, कॉपर होगा तो कॉपर लगाएंगे, या कार्बन ग्रेफाइट होगा तो वो भी लगा सकते हैं। लेकिन बेसिकली इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन ज़रूर देता है, कार्बन और कॉपर। तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब ब्रूस होल्डर क्या होता है ये तो पूछता नहीं है, लेकिन बस यही इसमें है कि ब्रूस होल्डर जो है ब्रूस को होल्ड करने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि ब्रूस अगर कहीं पर होल्ड करना हो या कहीं पर स्थिर करना हो, उसे कहीं स्टैंड करना हो, तो उसे होल्डर में लगाकर, रेक्टेंगुलर पार्ट होता है जो कि इस होल्डर में लगाकर इसे यूज में लेते हैं। अब हम अपना आगे सेशन को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको कम्यूटेटर नहीं दिखा, ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर कम्यूटेटर है नहीं तो मैं कम्यूटेटर अपनी तरफ से बता देता हूँ। आइए हम कम्यूटेटर देख लेते हैं, कम्यूटेटर के बारे में। जैसे कि हमने देखा कि ये हमारा क्या है? योक है। ये बाहरी हिस्सा हमारा क्या है? योक है। बाहरी हिस्सा हमारा योक है। ये बाहरी हिस्सा हमारा योक है। और यहाँ पर हमने क्या किए होते हैं? बाइंडिंग की होती है, फील्ड बाइंडिंग की होती है। और फील्ड बाइंडिंग करते किस पे हैं? पोल कोर पर करते हैं। ऐसे 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 पोल कोर पर बाइंडिंग करते हैं। अभी ये तो इतना हमारा स्थिर भाग है, और जो बीच में होता है आर्मेचर, आर्मेचर में कुछ स्लॉटें होती हैं, यानी कि दांतें होती हैं। दांतों के थ्रू ही बाइंडिंग की होती है, जो कि लैप बाइंडिंग या वेब बाइंडिंग होती है। और इसी के अंदर यहाँ पर आर्मेचर के बाद अंदर कम्यूटेटर लगा रहता है। ये भी घूमता है, आर्मेचर के साथ ही साथ ये भी घूमने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या लगा रहेगा? कम्यूटेटर लगा रहेगा। अब कम्यूटेटर का वर्क जान लेते हैं। कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर सबसे पहले तो ये एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। मेन काम इसका यही है कि अंदर जो हमारा आर्मेचर में एसी प्रवृत्ति या अल्टरनेटिव करंट उत्पन्न हुआ है, जो इंड्यूस्ड हुआ है, उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि हम डीसी मशीन देख रहे हैं ना, तो डीसी मशीन में हमेशा जो हमारा इंड्यूस्ड करंट यानी कि एसी रूप में है, उसे डीसी में कन्वर्ट किया जाए। तो डीसी किससे कन्वर्ट होता है? कम्यूटेटर के थ्रू। और कम्यूटेटर हमारा किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन बेहद ही पूछता है। यूपीपीसीएल या जेईई आप किसी भी चीज़ का तैयारी करेंगे जो कि टेक्निकल से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो उसमें ये अवश्य ही पूछने वाला बड़ा ही आस्केबल क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर हमारा किसका बना होता है।
ये हमारा बना होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट, सेगमेंट भी लिख लीजिए, सेगमेंट। अभी आप क्या समझ रहे हैं इससे? हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट हिंदी में अगर देखा जाए, इसके हिंदी में देखें, कठोर कर्षित, ड्रॉन माने खींचा हुआ यानी कि कर्षित, कॉपर तांबा खंड, यानी कि कर्षित कठोर कर्षित तांबा खंड से बना होता है, यानी कि हार्ड ड्रॉन कॉपर सेगमेंट का बना होता है। आपने ये देखा कम्यूटेटर से रिलेटिव ये क्वेश्चन। और एक बार एक चीज़ और जानिए इसके बारे में कि कम्यूटेटर हमारा किससे जुड़ा होता है। एक तो आप आर्मेचर से तो जुड़ा ही होता है, साथ ही साथ ब्रश से जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जो एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है, एसी को डीसी में जो कन्वर्ट किया है उसे बाहर सप्लाई के थ्रू या तो अंदर सप्लाई के थ्रू भेज सके, और भेजता किसके द्वारा है? ब्रश के द्वारा। ब्रश जो होता है वो कम्यूटेटर से जुड़ा होता है, जो कि इंड्यूस्ड करंट या सप्लाई करंट को अंदर या बाहर, मशीन के अंदर या मशीन के बाहर भेजने का कार्य करता है। आपने ये देख लिया। तो ये कुछ थी इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा उसमें घुसा नहीं रहा हूँ। तो जैसा कि आज हमारा ये इम्पोर्टेंट पार्ट था डीसी मशीन का, अब इसके आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें डीसी मशीन से रिलेटेड देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें, आप आसानी से देखते रहें, आपका रिवीजन होता रहे। थैंक यू।